2022 ख़त्म हो गया और 2023 आ गया और हम लोग जैसे थे वैसे ही हैं। जैसे 2022 में थे वैसे भी 2023 में ही हैं। हम लोग के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। समय तो बदल रहा है लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों के अंदर एक बीमारी है और हमको भी पता ही नहीं है। आप लोगों को ही पता नहीं है कि हम लोगों के अंदर या आप लोगों के अंदर वो बीमारी है। तो आज हम उसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है धनंजय और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल बुकवर्म धनंजय में। तो चलिए ये जानते हैं कि हम लोग के अंदर कौन सी बीमारी है भाई। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग के अंदर कौन सी बीमारी है, मैं तो स्वस्थ हूँ। बिल्कुल आप स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी एक बीमारी है आपके अंदर। वो बीमारी ये है बहानेबाजी की, बहानासाइटिस की बीमारी है। उसका आपको इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है और इलाज कराने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो बहानेबाजी है हमारे अंदर, हम किसी भी चीज़ में बहाना बना देते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए हम बहाने बना देते हैं कि हाँ मेरे से तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस कारण से नहीं हो रहा है, उस कारण से नहीं हो रहा है। और इसका जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कारण है कि हम लोग बहुत दिन से, बहुत सालों से, साल बदल रहा है, महीना बदल रहा है, डेट बदल रहा है, समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हम नहीं बदल रहे, आप नहीं बदल रहे। सबसे बड़ा कारण वही है, बहाना। और डेविड जे स्वार्ट्ज़ जो अमेरिका के फेमस राइटर हैं, बड़ी सोच के बड़े जादू के, वो बताते हैं कि बहानासाइटिस का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। और वो इलाज दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो आप खुद कर सकते हैं। पता है बहानेबाजी का भी 4 प्रकार होता है। कुछ लोग बुद्धि को लेके बहाना देंगे कि मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, मेरे पास तो वो तो ज़्यादा मेरे से जानता है। कुछ लोग उम्र का बहाना देंगे कि अरे मेरा तो उम्र हो चला है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग स्वास्थ्य का देते हैं, कुछ लोग अपने बीमारी का देते हैं कि मेरा तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, मेरा तो तबीयत ही ठीक नहीं रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा हमेशा तबीयत खराब रहता है वगैरह वगैरह। और कुछ लोग जो सबसे बड़ा गलती करते हैं, सबसे बड़ा बहाना देते हैं, वो किस्मत का, कि मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो किस्मत ही ठीक नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं उन लोगों का किस्मत अच्छा है। तो ये 4 टाइप के बहाने हैं, 4 प्रकार के बहाने हैं। और मैं आज इसी 4 प्रकार के बहानों पे बात करूँगा कि हाँ ये 4 प्रकार के बहाने किस तरह से लोग देते हैं और किस तरह से अपने काम को टाल मटोल करते रहते हैं और समय बदलता रहता है और वो खुद वैसे के वैसे ही रह जाते हैं और ऐसे ही मर भी जाते हैं। 70-80 साल जीते, वो 70-80 साल जीते भी नहीं है वो लोग। तो सबसे पहला हम बात करते हैं स्वास्थ्य पर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आपके आस पड़ोस में भी रहते हैं, हमारे आसपास में क्या, हमारे तो रिलेटिव में ही बहुत सारे ऐसे हैं आदमी। वो हमेशा कहते हैं कि मेरा तो तबीयत ही ठीक नहीं है, क्या करे। वो हमेशा एक होता है ना कि नी टाइप के लोग, बिहार और झारखंड, यूपी में इस टाइप के लोग बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जिनका तबीयत ठीक भी रहेगा फिर भी वो ऐसा बोलते रहेंगे कि अरे बाबू हमारा तो तबीयत ठीक ना है। इसका क्या मतलब है? पता है इससे क्या होता है? जब आप बार बार ऐसे करते रहते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, उससे क्या होता है, आपका दिमाग जो है उस चीज़ को बार बार बोलते बोलते आपको खुद भी लगने लगा कि अरे हाँ सच में मेरा तबीयत ठीक नहीं है, और आपका शरीर इस तरह से कमज़ोर होता चला जाएगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ से सबसे पहले बचिए कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ये बोलना बंद कर दीजिए। अगर आप लोग बोलेंगे कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो देखिए एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। माइंड 2 प्रकार का होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। और जब धीरे धीरे आप, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम आपको नहीं करना है या फिर नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप किस चीज़ का बहाना देंगे किसी को? अरे मेरा तो तबीयत ही ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? आपका तो तबीयत ठीक है, भला चंगा तो हैं आप, भला चंगा तो हैं आप, लेकिन आप दूसरों को ये बताते चलेंगे कि हाँ ये काम मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। और ये चीज़ दूसरों को बताते बताते आप खुद भी अपने ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। आपका दिमाग भी ये चीज़ विश्वास करने लगता है कि सही में यार मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मेरा कमर में दर्द रहता है, मेरा सर में दर्द रहता है, इसीलिए हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम ये काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये काम मेरे से होगा नहीं। इस टाइप की बातें सोचते सोचते आप खुद को भी ये कर लेते हैं कि हाँ यार अब मेरे से काम ये नहीं होगा। तो पहले इस टाइप के लोग होते हैं। हमारे फैमिली में एक है आदमी जो हमेशा मतलब, और सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि अगर आप ये बार बार बोलते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देना भी भूल जाते हैं। सहानुभूति तो देते हैं कि हाँ लगता है तबीयत सही में ठीक नहीं है, लेकिन वो लोग ऊपर ऊपर मन से बोलते हैं। हमारी बड़ी मम्मी है, वो यही बात वैसे ही करते रहते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बुआ मेरा तो तबीयत ठीक ना है। तो इसका मतलब यही है कि
उनको लोग फिर बाद में ना, उनको सांत्वना देने के बाद, उनको सहानुभूति देने के बाद में जाकर बोलता भी है कि यार इनका तो यही हाल है, इनका तो ये तो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। कोई फिर हाल समाचार भी नहीं पूछता है उनसे, और पूछता भी है तो उनको पता होता है पहले से कि हाँ ये यही बात बोलेंगी कि मेरा तो तबीयत ठीक नहीं है। तो इससे ना गलत परसेप्शन जाता है लोगों में, गलत लोग सोचने लगते हैं आपके बारे में कि ये तो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा वो लोग होते हैं जो बुद्धि को मतलब ये देते हैं, बहाना बनाते हैं बुद्धि के बारे में कि अरे वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अरे भाई पढ़ा लिखा का बात नहीं है, पढ़ा लिखा कोई बहाना नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत सारा पैसा कमा रहा है, बशर्ते कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा इंजीनियर और डॉक्टर जो भी है वो बहुत पैसा कमा रहा है और अनपढ़ आदमी नहीं कमा रहा है। अगर डिग्री से ही हर चीज़ हो जाता तो मार्क जुकरबर्ग के पास, जो फेसबुक का फाउंडर है, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो इंजीनियरिंग पास ड्रॉप आउट था, फिर इतना बड़ा फेसबुक का फाउंडर कैसे बन गया। तो सबसे बड़ा बात है कि आप बुद्धि का भी ये मत दीजिए कि हाँ मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे को ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है। आपने सुना होगा ना एक साइंटिस्ट के बारे में जो जिसके स्कूल से निकाल दिया गया था, उनको ये कह के कि हाँ आपका बच्चा पढ़ने बहुत कमज़ोर है, इसको हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, और वही बच्चा बाद में जाकर क्या बना। आप लोगों ने वो कहानी तो सुना होगा। तो फिर ऐसा ये सब क्यों बहाना मतलब क्यों बनाते हैं कि बहाना बनाकर दूसरों को क्यों क्या बताते हैं, दूसरों को बहाना बनाकर क्या बताते हैं कि दूसरा लोग विश्वास कर लेगा, लेकिन विश्वास वो लोग नहीं करता। उसको भी पता है, जिसको आप बोल रहे हैं उसको भी पता है कि ये बहाना बना रहा है, लेकिन उससे आपको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आप आगे बढ़ो ना बढ़ो, पैसे कमाओ ना कमाओ, ज़िंदगी में कुछ करो ना करो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है भाई आपको, आपसे। इसलिए आप खुद पे ध्यान दें। और सबसे बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बहाना तो दें, लेकिन उस तरह का बहाना मत दें, हाँ जो जेन्युइन हो वो आप। बहाना तो देना ही नहीं है भाई, बहाना तो देना ही नहीं है। जो जेन्युइन रीज़न है ना वो आप बता सकते हैं किसी को, जेन्युइन जो हो, एकदम जेन्युइन, बस वही, और कुछ नहीं। तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो उम्र का बहाना देते हैं कि अरे मेरा तो उम्र हो गया है। अरे भाई आपका, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने आसपास के लोगों में, इवन खान सर भी, मतलब वो तो खैर बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी कभी कभी कहते हैं तो मुझे अजीब लगता है। 35-40 साल उम्र होगी उनकी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मतलब ये हैं, लेकिन 35-40 साल की उम्र होगी, फिर भी वो कहते हैं कि हम तो बूढ़ा हो गए हैं। अरे भाई आप बूढ़ा हो गए हैं तो वॉरेन बफेट तो आपसे बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, नरेंद्र मोदी तो आपसे बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, बिल गेट्स तो आपसे बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। अगर आप बूढ़े की बात करें तो बहुत सारे राजा महाराजा बूढ़े होने पर राजा बने हैं, मुगल में भी आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इतिहास सिर्फ पढ़ते हैं, इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं। और खान सर खुद भी यही बात बोलते हैं कि इतिहास से हम यही सीखे हैं कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा है, यही सीखे हैं ना, और क्या सीखे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा बड़ा बड़ा आदमी, बूढ़ा बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी बहुत कुछ कर रहा है। बड़ा बड़ा आदमी जो वॉरेन बफेट 1 महीने में 3-4 किताब पढ़ के ख़त्म कर देता है, और हम लोग अभी जवान हैं, 30-35 साल उम्र है, 10 साल 15 साल 20 साल उम्र है, वो लोग कह रहे हैं कि अरे यार हमको तो पढ़ना ही नहीं, हम सब कुछ पढ़ लिए हैं। क्या सब कुछ पढ़ लिए हैं? सिर्फ टेक्स्ट बुक ख़त्म करना और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही सब कुछ नहीं होता भाई। ज़िंदगी में बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ है जिसको आपको करना है और करना पड़ेगा। हंस के कीजिए, रो के कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन आपको करना है, और यही ज़िंदगी है। सिर्फ पढ़ लिख के एक नौकरी करके और ये ज़िंदगी नहीं है। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो बहाना देते हैं किस्मत को, कि मेरा तो किस्मत ही नहीं है। भाई मेरे, अगर किस्मत पे आप बात कर रहे हैं तो फिर भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए। जो भारत के संविधान निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर, वो तो दलित परिवार से पैदा हुए थे, और दलित परिवार में पैदा होने के बावजूद ही उन्होंने पढ़ लिख करके कितना बड़ा काम किया कि भारत का संविधान निर्माता उनको कहा जाता है। उनके पास जितनी डिग्रियां थी एशिया में शायद ही किसी के पास होगा। तो वो भी अगर किस्मत के मारे बैठे रहते, किस्मत का बहाना देते कि हाँ हमारा तो किस्मत ही खराब है, हम दलित में पैदा हो गए हैं, वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे दलित को एकदम छुआछूत की नज़र से देखा जाता था, उसको सामने बैठने नहीं दिया जाता था। आप लोग सब जानते हो उसके बारे में, उनके बारे में, कि उनको क्लासरूम में तक बैठने नहीं दिया जाता था, बाहर वो खड़ा होकर पढ़ते थे। उसके बावजूद भी कितना कुछ अचीव कर लिया। अगर वो भी यही एग्जाम्पल देते आपकी तरह कि अरे हम तो किस्मत के मारे हैं, हम तो दलित घर में पैदा हो गए हैं इसीलिए। और बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं, अभी भी वो चीज़ बोलते हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं।
हमारा तो किस्मत ही ख़राब है, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आप किस्मत की बात कर रहे हैं, अगर आप किस्मत की बात कर रहे हैं तो निक एक ऑस्ट्रेलिया के मोटिवेटर हैं, आप शायद उनको जानते होंगे। नाम क्या हो उनका, निक वुजिसिक ऐसा कुछ करके नाम है उनका, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। उनका दोनों हाथ पैर कटा हुआ है, मतलब वो बाई बर्थ ही वैसे जन्म लिए थे, लेकिन फिर भी अगर वो भी सोचते कि हमारा तो दोनों हाथ पैर ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो आज एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। तो किस्मत के भरोसे भी आप नहीं बैठ सकते हैं और नहीं बैठना चाहिए आपको। किस्मत का भी बहाना आपको नहीं देना चाहिए। एक डॉक्टर हैं, अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिल्डलर, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है, उनका किताब का नाम है, मैं बताता हूँ आपको, उनका किताब का नाम है हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर, मतलब एक साल में आप 365 दिन कैसे जी सकते हैं, वो उन अपने किताब में इनके बारे में लिखे हैं। और उसमें वो बताते हैं कि पूरे जितने भी लोग बिस्तर पे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं, एडमिट होते हैं, उसका 3/4% लोग जो हैं वो भावात्मक रूप से बीमार होते हैं। वो शारीरिक रूप से बीमार नहीं होते, वो भावात्मक रूप से बीमार होते हैं। और उनको सबसे पहले अपने मतलब भावात्मक चीज़ों को कंट्रोल करना आना चाहिए। तबीयत ठीक है नहीं, बड़े बड़े पैसे वालों को हमने देखा है, या बड़े बड़े जो अमीर रईस घर के लोग हैं, थोड़ा सा कुछ होगा तो हॉस्पिटल दौड़ के भाग जाएंगे, थोड़ा सा कुछ होगा तो एक्सरे, सिटी स्कैन, ये वो। क्यों, क्या है? ठीक है, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन इतना भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो जाना है कि आप एकदम मतलब भावात्मक रूप से ये हो जाए कि नहीं मेरा तो बीमारी ये है तो है। डॉक्टर बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं है, फिर भी आप ब्लड टेस्ट, तो ये टेस्ट, तो यूरिन टेस्ट करवाए जा रहे हैं, सिटी स्कैन करवाए जा रहे हैं। क्या भाई, क्या है ये? इसलिए आप अपने पहले इमोशन पर कंट्रोल कीजिए। छोटे बच्चे को कैसे देखते हैं ना कि थोड़ा सा चोट लग जाता है तो वो रोने लगता है। एक्चुअली में उसको चोट लगता तो है, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं लगता है, लेकिन रोता बहुत देर तक है। अगर दीवार से चोट लग जाए, अगर दीवार को आप एक थप्पड़ लगा दीजिए तो वो बच्चा चुप हो जाएगा। क्यों? उसको शारीरिक चोट नहीं है, उसको इमोशनल चोट लगता है, इसीलिए वो बच्चा चुप हो जाता है। और वही चीज़ हम लोग बड़े होकर भी वही चीज़ करते हैं। कुछ हुआ नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, कुछ हुआ नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, खून चढ़वा लिए, पानी चढ़वा लिए, कैल्शियम का ये कर लिए, वो कर लिए। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। आइंस्टीन से एक बार किसी ने पूछा कि आप बताइए कि एक मील में कितना फीट होता है। आइंस्टीन इसका बड़ा सुंदर ही जवाब देते हैं कि एक मील में कितना फीट होता है ये हमको नहीं पता है। तो जो आदमी क्वेश्चन पूछता है वो आदमी बोलता है कि आप तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आपको तो पता होना चाहिए था ये चीज़। तो वो बोलते हैं कि आप अपने दिमाग को ना गैराज मत बनाइए, अपने दिमाग को वेयर हाउस या गोदाम मत बनाइए। आपका दिमाग एक गोदाम नहीं है कि आप किसी भी फैक्चुअल चीज़ों को आप इसमें स्टोर करते जा रहे हैं, या आपका दिमाग फैक्चुअल चीज़ों को ये गोदाम बनाने के लिए नहीं है। वो तो आप एक जनरल नॉलेज का किताब भी 100 रुपये का खरीद के और पढ़ सकते हैं। आप सोचिए ना कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है वो फैक्चुअल चीज़ क्यों नहीं पूछता। ये क्यों नहीं पूछता कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये क्यों नहीं पूछता कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये क्यों नहीं पूछता कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ऐसा तो पूछना चाहिए ना। यूपीएससी जो है, आज से अगर आप 20 साल या 25 साल पहले भी जाइएगा, 25 साल पहले का भी क्वेश्चन देखिएगा तो वही चीज़ रहेगा। उसको अरेंज मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए या बताने के लिए बोलता है। उसका आप मेंस लिखने जाइएगा तो मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सही में ये क्या क्वेश्चन है। आप पूरा सिलेबस आपका पढ़ा हुआ होगा, फिर भी आप उसका जवाब नहीं लिख पाइएगा अच्छे से, एक पेज भी नहीं लिख पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, और उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते हैं, उसका वो जांच करता है यूपीएससी। और इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारा किताब पढ़ लीजिए उठा के, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, फिर बिपिन चंद्रा का कोई भी बुक पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी लोग बोलता है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप देखे होंगे कि साइड में राम श्याम मोहन कुछ करके और कुछ ऐसे करके कुछ लिखा हुआ रहता है, फोटो बनाया हुआ रहता है, और उसमें यह लिखा हुआ रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्वेश्चन एराइज किया हुआ रहता है। मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है वो चीज़ कि हाँ आप ये जो किताब पढ़े हैं, ये जो चैप्टर पढ़े हैं, उससे आप क्या सोच रहे हैं, क्या लिंक कर पा रहे हैं आप पास्ट और इससे प्रेजेंट से। अगर आपको अभी कोई सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम दे दिया है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। एक डेट याद करके तो आपका सॉल्यूशन उससे नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आपको दिमाग को क्रिएटिव होना चाहिए, फैक्चुअल चीज़ों का गोदाम मत बनाइए उसको। लोग क्या करते हैं, यही करते हैं।
तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बहाना को जैसे ही आप अपने ज़िंदगी से निकालिएगा, आप धीरे धीरे देखिएगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये हर आदमी में होता है, मेरे में भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे में नहीं है, लेकिन मैं भी 2023 में सोच रहा हूँ कि धीरे 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 एक एक करके अगर कोई भी कुछ होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आप अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए। अचानक से आपको ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अचानक से अगर आप ऊपर चढ़ते भी हैं तो अचानक से गिरेंगे भी। इसलिए आप अपने अंदर धीरे धीरे सुधार लाइए, बहाना को एकदम हटाइए, अपने आप को एकदम फ्री माइंड रखिए, दिमाग को गोडाउन मत बनाइए, क्रिएटिव बनाइए। क्रिएटिव क्यों बनाना है, मैं आपको इसका एग्जांपल दे चुका हूँ। एक कलेक्टर होता है, बहुत सारा किताब पढ़ के आता है, NCERT ये वो, बाद में उसको फील्ड में जाना होता है। फील्ड में जाके क्या करेगा वो? उसको फैक्ट बताएगा पब्लिक को? नहीं ना। उस प्रॉब्लम से वो कैसे निपटेगा, उस चीज़ के लिए वो पहले से पढ़ के आया है। क्या पढ़ के आया है कि पहले अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कभी भी, तो वो लिंक करता है उस चीज़ को कि हाँ वो कैसे किया था और हमको इस चीज़ को कैसे करना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट को देख के, प्रेजेंट सिनेरियो को देख के। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि 2023 में आप इस बीमारी को दूर भगाएंगे, और इस बीमारी को दूर भगाने का सबसे बड़ा तरीका और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि आप किसी भी चीज़ में, किसी की गलती में अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं और खुद इस बात को स्वीकार करें कि हाँ ये मेरी गलती थी, मेरे से ये नहीं हो पाया, मैं इसको और करने की कोशिश करूँगा। ये बोलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे रिलेटिव में भी हैं कि अगर आप उनको बोल देंगे कि ये काम आप कीजिए, तो वो फट से तुरंत असफल लोग तुरंत बता देते हैं कि हाँ ये काम मेरे से क्यों नहीं होगा, या ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, या ये काम किसी से भी नहीं होगा। वो ये यहाँ तक भी बोल देते हैं कि ये काम तो किसी से नहीं होगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए बहाना एकदम बंद कीजिए आप लोग, और 2023 को देखिएगा, जैसे ही आप अपने ज़िंदगी से बहाना को जैसे ही निकालिएगा, बहानासाइटिस का इलाज करवाइएगा, तो आप 6 महीने में आप अपने लाइफ को देख सकते हैं कि आपका लाइफ किस तरह से बदल गया है। खुद की जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए और बहाना को अपने ज़िंदगी से निकालिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमें ये बताइए कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपने मेरे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, दूसरा वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके आप मेरा वो दोनों वीडियो भी देख सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है बुकवर्म धनंजय, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।